वो किसी जज का जानबदार होना या मुतासिब होना, और कब कोई जज किसी केस को सुनने से खुद इनकार कर सकता है, या कब कोई पार्टी किसी जज के बतौर जज किसी बेंच पे बैठने पर एतराज़ कर सकती है। यानी जज साहब का माली इंटरेस्ट हो अगर किसी केस में, तो चाहे वो जितना भी कम क्यों ना हो, जितना भी नेग्लिजिबल क्यों ना हो, इट डज क्वालिफाइज अ जज फ्रॉम सिटिंग इनटू अ प्रोसीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल एज। आई एम मलिक मोहम्मद आसिफ नवाज, एडवोकेट हाई कोर्ट, हेड ऑफ द एलिक्सर्स लॉ फर्म। मोहतरम सामीन, जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो इख्तियार की और बेंचेस की तश्कील और नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडेड इन अ बेंच, हमने उसके बारे में बात की कि ये सोल प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इसी बहस के साथ जिस एक और मौजू पे बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है, वो किसी जज का जानबदार होना या मुतासिब होना, और कब कोई जज किसी केस को सुनने से खुद इनकार कर सकता है, या कब कोई पार्टी किसी जज के बतौर जज किसी बेंच पे बैठने पे एतराज़ कर सकती है। आज की हमारी वीडियो का मौजू, जो पिछले मौजू से अगर ज़्यादा अहम नहीं है तो उससे कम अहम भी नहीं, क्योंकि जजेस की जानबदारी और उनके मुतासिब होने की जो एलिगेशंस हैं और इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो हमारी तारीख़ का खासा रहे हैं, और मुतअद्दिद बार इस तरह की एलिगेशंस, इस तरह के इल्ज़ामात जजेस पर लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी जो है वो ऐसे मुतनाज़ा एलिगेशंस का शिकार रही है, और इस ज़मन में जो पहला इम्पॉर्टेंट केस है दैट इज़ PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 585, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मिस्टर जस्टिस शौकत अली। ये बेसिकली केस था जिसमें जो रिस्पोंडेंट हैं उनको इम्पीच किया गया एज अ जज बिफोर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उसमें जो रिस्पोंडेंट थे हु वाज हिमसेल्फ अ जस्टिस, उन्होंने एक एलिगेशन जो है वो रेज की विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द जजेस दैट ही इज बायस्ड अगेंस्ट हिम, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये रूल किया कि जो मेयर असर्शन है एक बात की, सिर्फ एक एलिगेशन लगा देना या कोई चीज़ असर्ट कर देना किसी जज के अगेंस्ट कि वो प्रेजुडिस्ड है या बायस्ड है किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी पार्टी के अगेंस्ट, ये काफ़ी नहीं होता। इसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये है कि जब तक आप किसी जज का पिक्यूनरी इंटरेस्ट, यानी उसका कोई माली इंटरेस्ट, कोई ज़ाती इंटरेस्ट साबित ना कर पाएँ, अलज ना कर पाएँ या साबित ना कर पाएँ, तब तक किसी जज के बारे में सिर्फ ये कह देना सरीहन कि ये जज बायस्ड है या मुतासिब है, इतना कह देना काफ़ी नहीं होगा। और इसके अलावा इसी जजमेंट में एक बहुत खूबसूरत प्रिंसिपल ले डाउन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। इसमें उन्होंने इसको बतौर एक्सेप्शन ही लिया और ये कहा गया कि रूल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मस्ट यील्ड टू द डिमांड्स ऑफ नेसेसिटी। इसका मतलब ये था कि जहाँ कहीं किसी ट्रिब्यूनल की, किसी बेंच की या जजेस के किसी बने हुए बेंच की साख्त ऐसी है कि उसमें किसी जज को अगर किसी बायसनेस की, प्रेजुडिस की, यानी मुतासिब होने की वजह से या पार्शियल होने की वजह से अगर उन जज साहब को रिमूव कर दिया जाए तो उनका कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो, पर अल्टीमेटली वो बेंच या वो ट्रिब्यूनल जो है उसकी साख्त इस तरह मुतासर हो कि जिस केस में उन जज साहब पे कोई एलिगेशन लगाई जा रही हो उस केस का फैसला ना हो सकता। तो इस किस्म की एलिगेशन अगर लगाई जाए तो उन जज साहब को, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर वो बायस्ड हैं तब भी, या अगर वो न्यूट्रल नहीं है, या अगर वो पार्शियल हैं, लेकिन उनके चले जाने से, उनके निकाल दिए जाने से बेंच की साख्त इस तरह मुतासर हो सकती है कि उनका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, तो फिर वो जज ऐसी किसी एलिगेशन के बावजूद भी उस बेंच में बैठे रहने पर कादिर होंगे। उनको वो बेंच छोड़ के नहीं जा सकते, उनको उस बेंच से अलग नहीं किया जा सकता। दिस वॉज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। इसी केस में बहुत खूबसूरती से जानबदारी की या मुतासिबपन की जो इकसाम है उनको भी वाज़ेह किया गया। इसमें जो पहली किस्म सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की वो लीगल इंटरेस्ट की बात की गई कि जहाँ कहीं केस के सब्जेक्ट मैटर में कोई जज साहब खुद पार्टी हो ज़ाती तौर पे,
या उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो लिटिगेशंस के साथ या उनका कोई लीगल इंटरेस्ट हो, तो इसको हम कानूनी जानबदारी कहेंगे, यानी लीगल बायसनेस, लीगल इंटरेस्ट, किसी भी जज का जहां लीगल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो या जज साहब किसी ऐसी पोजीशन में हो कि उनके खिलाफ जानबदारी जो है उसको अज्यूम किया जा सकता हो, ये सोचा जा सकता हो कि जिस पोजीशन पे जज साहब बैठे हैं, इनका जो एटीट्यूड है या जिस तरह ये प्रेजुडिस रहे हैं, वो ठोस शवाहिद हो, कोई ऐसा ठोस मवाद हो जिससे ये बात इन्फर की जा सकती है कि ये जज साहब अगर इस प्रोसीडिंग को कंडक्ट करते हैं या इसका पार्ट रहते हैं तो उनसे जानबदारी की तवक्को की जा सकती है। ये लीगल इंटरेस्ट है। पिक्यूनरी इंटरेस्ट की बात की गई कि जहाँ कहीं पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो, यानी जज साहब का माली इंटरेस्ट हो अगर किसी केस में, तो चाहे वो जितना भी कम क्यों ना हो, जितना भी नेग्लिजिबल क्यों ना हो, इट डिस्क्वालिफाइज अ जज फ्रॉम सिटिंग इनटू अ प्रोसीडिंग। एक और इसकी नोयत का बहुत अहम केस जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन प्रिंसिपल्स ले डाउन किए किसी जज के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो है 1992 SCMR पेज 140 और केस का टाइटल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जज जो है उसके प्रिंसिपल ले डाउन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जहां कहीं किसी जज ने डायरेक्ट किया हो प्रोसिक्यूशन को कोई अपील, रिव्यू या रिवीजन फाइल करने के लिए अगेंस्ट अ पर्टिकुलर अक्यूज्ड, देन द जज वुड स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। यानी जहां जज किसी किस्म की प्रोसिक्यूशन में, किसी किस्म की प्रेजेंटेशन ऑफ अपील में, रिव्यू में, रिवीजन में जो किसी पार्टी के अगेंस्ट हो, उसमें खुद पार्टी बन जाए, खुद प्रोसिक्यूशन को डायरेक्ट करे, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। दूसरा ये था उसमें कि बायस इन अ जज, यानी किसी जज का मुतासिब होना, इस कदर मुतासिब हो कोई जज कि उससे जो जुडिशियल फैकल्टीज हैं किसी जज की, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाए और उससे कतई तौर पर इंसाफ की कोई तवक्को न रहे। और इस एलिगेशन को, इस इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए कि कोई जज इस हद तक प्रेजुडिस है कि उससे इंसाफ की तवक्को नहीं है, ये साबित करना, जो शख्स ये इल्ज़ाम लगा रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा है, उस पर यह साबित करना ज़रूरी है कि जो प्रोसीडिंग्स की गई हैं वो बिल्कुल इर्रेगुलर और वन साइडेड है जो उस पार्टी के अगेंस्ट इनिशिएट की गई है। थर्डली ये है कि जो बायसनेस है किसी जज में, किसी जज के दिमाग में, यानी किसी जज के दिमाग में जो मुतासिबपन है, जो जानबदार एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ पार्टी, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ प्रोसीडिंग। यानी कंप्लीट प्रोसीडिंग जिस जज के सामने है, वो प्रोसीडिंग का हर हिस्सा मुतासिर हो रहा है जज की बायसनेस की वजह से। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल कि जहां कहीं एलिगेशन हो बायसनेस की, तो बायसनेस पूरी प्रोसीडिंग्स को कवर करती है। किसी एक आध एस्पेक्ट को आप नहीं उठा सकते, उसको कोर्ट नहीं कर सकते कि इसके स्टार्ट में ये हुआ था तो जज हैज बीन प्रेजुडिस्ड, ऐसा नहीं। फोर्थली ये है कि ये जो प्रेजुडिस है, ये जो मुतासिब होना है जज का या जज का जानबदार होना है, इट शुड बी ऑफ अ वेरी पर्सनल नेचर, और ये जज जो है वो पर्सनली बायस हो, पर्सनली प्रेजुडिस हो अगेंस्ट द पार्टी। ये फैक्ट, सिर्फ ये बात कर देना कि जिस जज के खिलाफ एलिगेशन हो बायस होने की, प्रेजुडिस होने की, उन्होंने किसी पार्टी के अगेंस्ट किसी और प्रोसीडिंग्स में कोई डायरेक्शंस दी हैं, कोई इंजंक्शन पास की है, ये कोई ऐसा रीजन नहीं है जिससे आप एक जज को डिस्क्वालीफाई कर दें फ्रॉम सिटिंग इन अ बेंच। जज अगर एग्जिबिट करे किसी पर्टिकुलर क्लास की तरफ, यानी कोई पर्टिकुलर क्लास, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई फैक्शन हो सकता है, अगर ओपनली किसी स्पीच में या जनरल गैदरिंग में अगर किसी जज साहब ने किसी पार्टी, किसी फैक्शन, किसी ग्रुप के बारे में कोई स्पीच की है जिससे उनकी हेट्रेड सामने आती है उस ग्रुप के लिए उनकी नफरत या किसी भी किस्म का मुतासिब या नॉन न्यूट्रल या इम्पार्शियल एटीट्यूड जो है वो सामने आता हो, यानी इनका एटीट्यूड जो है वो पार्शियल हो, इम्पार्शियल ना हो, कोई ऐसी बात अगर सामने आती हो तो ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सिटिंग एज अ जज इन द मैटर ऑफ दैट वेरी पार्टी। इसमें, और इसके बाद एक और प्रिंसिपल इसमें जो था, बिकॉज देयर वर 9 to 10 प्रिंसिपल्स, बड़ी वजाहत से इस जजमेंट में उनको बयान किया गया। दी अदर प्रिंसिपल वाज कि ये जो प्रेजुडिस और बायसनेस की जो एलिगेशन है, इट शुड बी अ मैटर ऑफ फैक्ट, नॉट अ मैटर ऑफ ओपिनियन। अब इसमें इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है? मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि जहाँ कहीं आपने जो एलिगेशन लगाई है किसी जज पे बायस होने की, आप उसको साबित कर सकते हो, और इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ ओपिनियन। ये सिर्फ आपका एक इजहार राय ना हो आपकी,
آپ کی سسپینشن نہ ہو، آپ کی سسپیشن نہ ہو، آپ کی اپریہنشن نہ ہو کہ یہ جج پریجوڈس ہے یا ہو جائے گا، آپ کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے مواد بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ بات کی گئی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتی فرام ون ہائی کورٹ ٹو دی اندر ہائی کورٹ آن دی ایلیگیشن آف بائسنس۔ جہاں کہیں آپ نے الزام لگایا ہے کسی جج کے بائس ہونے کا یا کسی جج کے پریجوڈس ہونے کا، تو اس کے بینچ سے وہ کیس ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ دی پراپر کورس از ٹو ریز دی ایلیگیشن بفور دی سیم جج، کہ انہی کے سامنے جو ہے وہ ایلیگیشن جو ہے اس کو ریز کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ یہ صرف شک کی حد تک نہ جو ایک پارٹی کے ذہن میں ہے کہ کوئی جج متعصب ہے، جانبدار ہے، نیوٹرل نہیں ہے، امپارشل نہیں ہے ان کے میٹر میں، تو یہ صرف ایک شک نہ ہو پارٹی کے ذہن میں۔ اور اگر شک جتنا بھی سٹرونگ ہو، جتنا بھی ریزنیبل لگے، جتنے بھی اس کی ٹھوس وجوہات ہوں، لیکن اگر وہ شک ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی فیکچول آسپیکٹ نہیں ہے، تو سالڈ گراؤنڈز نہیں ہے، تو اٹ وونٹ بی سفیشینٹ ٹو ڈسکریڈٹ اے جج فرام سٹنگ ان اے بینچ۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جہاں کسی جج کا ذاتی جو ہے انٹرسٹ ہو، پیکیونری انٹرسٹ ہو، مالی انٹرسٹ ہو، یا پروپرائٹری انٹرسٹ ہو، یعنی فیصلے کی آؤٹ کم میں کوئی جج صاحب پرسنلی انٹرسٹڈ ہوں، تو اٹ وڈ سرو ایز اے ڈسکوالیفیکیشن فار دیٹ جج ٹو سٹ ان دی بینچ۔ چونکہ بات ہو رہی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی، تو اگلا کیس جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آصف علی زرداری ورسس اسٹیٹ، اور یہ رپورٹ ہوا ایز PLD 2001 سپریم کورٹ پیج 568۔ 7 ممبرز آف دی آنریبل سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے یہ ججمنٹ رینڈر کی، اور اس میں انہوں نے جو بائسنس یعنی جو کسی جج کا متعصب پن ہے اس کی اقسام کی بات کی، اور ان اصولوں کی بات کی کہ کن اصولوں پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کوئی جج کسی پارٹی کی طرف، کسی پارٹی کی سمت غیر جانبدار ہے، اور کب کسی جج کو کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ کا جو 7 رکنی بینچ تھا اس نے بہت وضاحت سے یہ بات کی، اس بات کو ڈسکس کیا کہ متعصب ہونا، غیر جانبدار ہونا، اٹ از اے کنڈیشن آف مائنڈ۔ یہ کسی بھی شخص کے، کسی بھی جج کی ایک دماغی کیفیت ہے جو ظاہر ہوتی ہے اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے رویے سے، اور کسی پرٹیکولر پرسن، کسی پرٹیکولر پارٹی کی طرف ایک جج کا جو رویہ ہے، جو ظاہری رویہ ہے، یہ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اور جج کے کسی پرٹیکولر کیس کے بارے میں یا کسی پرٹیکولر امپیکٹ، کسی پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بارے میں جج صاحب کے ویوز کیا ہیں، وہ کیا خیالات رکھتے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو پرنسپل لے ڈاؤن کی آنریبل سپریم کورٹ نے کہ ایک جج کو کب بینچ چھوڑ دینا چاہیے، وہ پرنسپل یہ تھے کہ ایک جج جو ہے اس کو لازماً وہ بینچ چھوڑ دینا چاہیے اگر اس میں کیے جانے والا فیصلہ یا اس میں جو کیس جو اس بینچ نے سننا ہے اس میں جج صاحب کا کوئی ذاتی مفاد انوالو ہو کسی بھی قسم کا، یا ان کے ریلیٹیوز کا، رشتہ داروں کا کوئی جو ہے وہ مفاد اس میں انوالو ہو، یا ان کے کلوز دوستوں کا، جو ان کے قریبی دوست ہیں، ان کا کسی بھی قسم کا کوئی مفاد اگر کسی کیس میں انوالو ہے، اور وہ کسی طرح کسی اس جج صاحب سے لنکڈ ہیں جن کے خلاف بائسنس کی ایلیگیشنز ہیں، تو ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک یہ اس میں پرنسپل لے ڈاؤن کیا تھا۔ دوسرا پرنسپل جو لے ڈاؤن کیا گیا وہ یہ تھا کہ a judge must refuse to be a part of the case in which he has a connection with either of the party or the lawyer of the party۔ یعنی اگر کسی جج صاحب کا اس پارٹی کے ساتھ یا ان کے وکلاء صاحبان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن، کوئی ریلیشن ہے، اور جہاں دونوں پارٹیز کے وکلاء کے ساتھ یا دونوں پارٹیز کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، تو جج صاحب کو ایسے کیس میں بھی کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھرڈ جو پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا وہ یہ تھا کہ جج صاحب جو ہیں جن پہ ایلیگیشن ہے، یا ایون ادروائز ایز اے ہول ججز جو ہیں، وہ ہر قسم کی پاسبلٹی جو ہے، جو ان کے اوپینین کو یا جو کیس کی آؤٹ کم کو کسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں لے کے جا سکتی ہو، یا ان کے اوپینین کو، ان کا کیس کے بارے میں جو رائے ہے اس کو متعصب کر سکتی ہو، اس کو کلاؤڈ کر سکتی ہو، تو ایسی ہر پاسبلٹی کو آنریبل ججز کو، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، اوائڈ کریں۔